आयोजनकर्ता और सम्मानित सदन, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, विचार रखने से पहले तथागत बुद्ध विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले बुद्ध को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और साथ साथ जो जिन महापुरुषों की फोटो लगी है उन महापुरुषों को नमन करते हुए लॉर्ड मैकाले, वीपी सिंह जी, बुद्धवीर मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी को मैं नमन करता हूं और विश्व के विज्ञान वर्ग के सभी आविष्कारकों को कोटि कोटि नमन करता हूं और अंत में महामानव, संविधान निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, जिस भेदभाव की लड़ाई हम वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और मनुवादियों को हम कोसते आ रहे हैं, परंतु हमने अपने जीवन में कभी नहीं झांका कि हम भी वही करते हैं जो वो लोग करते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं यहां इन फोटो में, और केवल यही नहीं, बहुत सारे गोष्ठियों में, फंक्शनों में मुझे जाने का अवसर मिला, परंतु हम उस मानव को, वीपी सिंह जी को नमन तक नहीं करते, जबकि उन्होंने काफी बड़ा काम किया। इसलिए नमन नहीं करते, जहां तक मेरा विचार है कि वो दूसरे समाज के थे। हम कभी कभी अपने विचारों में जब महापुरुषों को नमन करते हैं तो बाबा साहब के साथ जो नीलकंठ बुद्धा शास्त्री, जो ब्राह्मण थे, अग्निकुंड में मनुस्मृति को डालने वाले, उसका भी नाम नहीं लेते क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो सबसे बड़ा भेदभाव हम लोग करते हैं। उस भेदभाव के कारण जो लोग हमारी समानता के अधिकार को, उसका समर्थन करना चाहें तो वो भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वीपी सिंह जैसे महापुरुष को, जिसने SC/ST एक्ट आपको दिया, जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, क्या वो कम है? अगर कम होता तो 2 अप्रैल 2018 को लोग रोड पे आकर के SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे महापुरुषों को जरूर नमन करना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का वो हो। साथियों, कुछ चीजें मैं अपने खास विचार रखने से पहले, हमारी बहन
जगरोशनी जी ने एक दोहा लास्ट में पढ़ा और उसमें कहा कि औरों को मुकद्दर से मिला है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप मुकद्दर की बात इस दोहे में जोड़ेंगे तो ये गलत संदेश जाता है, खास तौर से मेरे समाज के लोगों को। वो सोचते हैं कि मुकद्दर कोई ना कोई चीज है, उससे भी हमें मिलता, हमें भी मिल सकता है। तो इसकी जगह अगर मुकद्दर शब्द की जगह चालाकी जोड़ दी जाए तो बेहतर होगा कि और लोगों को जो मिला है वो चालाकी से मिला है, मुकद्दर से नहीं मिला। दूसरी बात, मेरे सामने पत्रकार देवेंद्र सिंह जी ने अपनी बात में कहा छोटी उसको लेकर के, मेरा मानना है आप अपने को इंफीरियर कभी मत समझो, छोटे की बात ना करो। बाबा साहब ने कई जगह कहा और बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल देना चाहिए। और जब आप अपने माइंड से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकालोगे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप नीचे आ जाएगा। तो आपके यहाँ भेदभाव क्यों है, जाति पाति हम क्यों ये इसमें देखते हैं? क्योंकि ब्राह्मण वर्ग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का समर्थन है और हमारा समाज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का समर्थन है, उसके नीचे दबा हुआ है और दोनों का फासला बहुत ज्यादा है। जिस रोज ये फासला कम हो जाएगा तो ये जो भेदभाव है स्वतः कम हो जाएगा। तीसरी बात, कवि एसपी सिंह जी ने कही, भूल गए एहसान। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं देख रहा हूं बाबा साहब की मृत्यु के बाद 56 के बाद जो बाबा साहब की फोटो कितने घरों में थी, देश विदेश में थी, उसका जब मैं सर्वे करता हूं और आज का जब सर्वे करता हूं तो हर घर में बाबा साहब को कम से कम हर बच्चा जानता है। और 14 अप्रैल में हर रोज प्रचार जो है बड़ी उच्च स्तर पे बाबा साहब के नाम का किया जाता है। और मैं देख रहा हूं हर साल एक न एक देश में बाबा साहब की स्टैचू लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस समाज के मनोबल को ये लाइन गिराती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। बाबा साहब को हम भूले नहीं है और उसी का कारण है बड़े जोर शोर से हम लोग जयंती मनाते हैं। साथियों, ये तो 3 बात मैंने कही, अब अपने मुख्य विचार में बताता हूं। जागरूकता अभियान जो आपने प्रोग्राम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आयोजनकर्ता को। ऐसे विचार रखे जाने चाहिए, परंतु मैंने जो अभी विचार सुने इसमें जागरूकता का तो कहीं मुझे नजर नहीं आया। किसी वक्ता ने कोई जागरूकता के ऊपर तो कोई बात नहीं कही। जागरूकता का मतलब समझिए, जो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहिए। तो साथियों, बतौर उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, मैंने अभी 2 महीने पहले आरटीआई के माध्यम से यह पूछा कि भारत में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, उसके वाइस चांसलर कितने हैं, उसमें जनरल कितने हैं, SC ST OBC कितने हैं। तो उस आरटीआई के जवाब में यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई, 1168 यूनिवर्सिटी भारत में है। लगभग 600 यूनिवर्सिटी का करीब गवर्नमेंट की है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। तो उस
वाइस चांसलर की जब मैंने लिस्ट देखी तो उन्होंने नाम नहीं बताए। फिर भी कुछ जैसे IIT है 21, IIM है, वहां से कुछ आंकड़े आए। उनके आंकड़े देख करके मुझे लगा मेरा समाज का रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का 1% से ज्यादा नहीं है, कम है। तो ये इस पर जागरूकता होनी चाहिए। मेरे यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी रिटायर्ड लोग भी बैठे हैं, कुछ लोग सर्विस में होंगे, वकील वर्ग के लोग बैठे हैं। ये जिम्मेदारी महिला वर्ग की नहीं है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की जो पहले सर्विस में आ गए, जिन्होंने शिक्षा का जो है फायदा उठाया और नौकरी करी। दूसरी RTI मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें पूछा कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। उसमें उनके जो है चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन है, उनकी लिस्ट पूछी। जनरल उसमें लगभग 99% है जो लिस्ट आई चेयरमैन की, PSU आई। और SC का मुझे SC ST OBC का 1-2 चेयरमैन मुझे केवल नजर आए। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को सरकार ने बनाया, जिनका नाम सतीश कुमार है। मुझे बड़ी खुशी हुई। कम से कम रेलवे बोर्ड जो कम से कम 14 लाख कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक शेड्यूल कास्ट का अगर चेयरमैन बनता है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। तीसरी बात, अभी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को बिलोंग करता हूं। उसके चेयरमैन M सुरेश जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जिस एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर भारत के सभी आते हैं, उस शेड्यूल कास्ट के आदमी को चेयरमैन बनाया गया। तो इससे भी मैं बहुत मेरा खुशी हुई, कम से कम समाज आगे बढ़ रहा है। तीसरी बात, पिछले 1 सप्ताह में मैं डेली मेहनत करके आंकड़े जुटा रहा हूं। राज्यसभा में मेरे लोग कितने हैं, क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC कितने हैं, वहां पे रिजर्वेशन नहीं है। तो आपको आश्चर्य होगा, जो अपर सदन है उत्तर प्रदेश का, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन के हिसाब से 23 MLC होने चाहिए, 100 MLC में 2 MLC है केवल। तो क्या आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे, बहुत सारे भाषण देखे होंगे, क्या किसी ने ये बात उठाई, कौन मेरे अधिकार की रक्षा करेगा? अभी राजनीतिक बात आप मेरे भाई देवेंद्र ने कही, तो राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप चुप बैठ जाएं। उस MLC के खिलाफ आपको जिस तरह से बंद हुआ है, बंद होना चाहिए। उस सदन में आपकी आवाज कौन उठाएगा? और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, राज्यसभा और विधान परिषद में बाबा साहब ने, क्या उनको मालूम नहीं था कि रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अवश्य होगा। बाबा साहब ने जानबूझ करके रिजर्वेशन हो सकता है नहीं रखा हो कि मेरे आदमी MLA चुन करके जाएंगे, अपने अधिकारों को छीन करके MLC बना करके भेजेंगे। क्या किसने आवाज उठाई? नहीं। इस समाज की विडंबना है, इनको खाना पका करके थाली में परोस करके और कहें कि आप खा लीजिएगा। तो साथियों, दूसरा आदमी दूसरे समाज का आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है। उसके अंदर फर्क यह है कि वो जागरूक है, वो छीनना जानता है, और आप सोते रहते हो अधिकारों के प्रति। ये मैंने एक उदाहरण दिया। तीसरी बात, अभी योगी सरकार 2 महीने पहले नजूल भूमि एक्ट लाई और वो अपर सदन में जाकर के उस पर रोक लग गई।
ओबीसी को भेज दिया गया, लोगों ने विरोध किया। देखिए दूसरे समाज कितना जागरूक है, क्योंकि वो नजूल भूमि एक्ट वो मेरे समाज के हित में है, दूसरे समाज के खिलाफ है। अब आप सोचो कि नजूल भूमि है क्या? ये उत्तर प्रदेश में कम से कम लाखों हेक्टेयर भूमि नजूल भूमि थी, और जिसको लोगों ने बहुत कम पैसे देकर के लीज पर ले लिया, और अब उसको हड़पने का षड्यंत्र रच करके और उस एलएमसी को फ्री होल्ड कराना चाहते हैं। योगी जी ने ये एक्ट बनाया कि कोई भूमि आपकी जो है फ्री होल्ड नहीं की जाएगी, ये सब वापस ली जाएगी। और उसी के खिलाफ ब्राह्मण समाज जो अगड़ा समाज है, 16 PIL हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। तो इस प्रकार के बहुत सारे अधिकार आपके हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मैं ये दूसरी बात बताना चाहता हूं। अभी मोदी सरकार ने आपकी नई जो IPC है वो बदल दी, दूसरी बदल दी, पर मैं देख रहा हूं बहुत सारे वकील हैं, उन्होंने अभी तक वो IPC नहीं खरीदी है। उन्हें खरीदना चाहिए। जो समाज में यहाँ बच्चे बैठे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए आखिर को है क्या। जो एक्ट नए नए बनते हैं उनको पढ़ना चाहिए ये एक्ट क्या है। तीसरी बात, अभी एक 21 तारीख को बंद हुआ और बहुत बड़े दिन से आजकल भी सोशल मीडिया पे आ रहा है। यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं हाथ उठा करके पूछना चाहता हूँ, लोग हाथ उठाएं, उस जजमेंट को कितने लोगों ने पढ़ा है? बता सकता है कोई बताए? वकील वर्ग भी होंगे। 565 का जजमेंट अभी तक आया नहीं है मार्केट में। वो सुन लो, अभी वकील साहब कह रहे हैं मार्केट में नहीं आया। 1 अगस्त को डिसीजन हुआ, 3 अगस्त को मैं फोटो स्टेट कॉपी करा के ले आया, 2-2, 3-3 बार पढ़ा। जो जजमेंट ये समाज के शेड्यूल कास्ट के पक्ष में है, समर्थन में है, और इसके बहुत बड़े फायदे हैं, नुकसान समाज को कुछ नहीं है इसका। देखिए अब सुन लो, ये फोटोकॉपी मेरे यहाँ पड़ी हुई है, 7 जजों का जजमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा और उसका कंक्लूजन पढ़ के बताइए कि ये इस समाज के खिलाफ है। अब मैं उसका उदाहरण देता हूँ, इसका फायदा क्या हो सकता है। जैसे MLC में रिजर्वेशन नहीं है, आपका MLA में रिजर्वेशन है, और जब MLA की लिस्ट निकालोगे 86 विधायक आपके चुन करके गए हैं, और 86 विधायक में जब आप लिस्ट निकालोगे, जो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की पूरी जनसंख्या का 16% पारसी समाज है, 27 विधायक पारसी समाज के हैं। इसी प्रकार नॉन जाटव चमार के बहुत सारे विधायक हैं, केवल जाटव चमार जिसके 48 विधायक सब क्लासिफिकेशन के अंदर आने चाहिए, मात्र 5-7 विधायक हैं। तो फायदा। दूसरी बात, आपने ग्राम पंचायत और नगर निगम का इलेक्शन देखा होगा, जब आपका रिजर्व सीट आती है प्रधानी की, तो उस आदमी को लोग टिकट देते हैं, लड़वाते हैं, जो जिस समाज के पॉपुलेशन उस गांव में कम होगी, उस पर दबाव होगा, कम शिक्षित होगा। 1 लाख गांव लगभग यूपी में है, और एक गांव में से 1 लाख गांव में लगभग 21% के हिसाब से 21,000 प्रधानी आपके पास होनी चाहिए, और उसमें जनसंख्या में जाटव चमार लगभग 55% है। आंकड़ा 2011 की जनगणना का मेरे इस पे पड़ा हुआ, जो देखना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज 3.5% है, धोबी 16% है, पारसी 16% है, कोल 5% है। इस तरह से बाकी समाज 0.5%, 0.25% इस प्रकार है। तो उस हिसाब से 55% का अगर मैं लूं तो 13,000 प्रधान जाटव चमार होना चाहिए। क्या है आंकड़े लो। इसका फायदा दूसरा, मेरे साथी जो वकील वर्ग बैठे हुए PIL उसके डाल सकते हैं, और PIL डाल करके ये मांग करें, इसमें एक
एम्पायरिकल डाटा। एम्पायरिकल डाटा का मतलब भी लोग नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लासिफिकेशन आप लागू करेंगे तो लागू करने से पहले एम्पायरिकल डाटा आपके पास होना चाहिए। एम्पायरिकल डाटा का मतलब है कि किस डिपार्टमेंट में, किस कैडर में टोटल शेड्यूल कास्ट के कितने लोग हैं, उसमें से वाल्मीकि कितने हैं, जाटव चमार कितने हैं, तभी पता लगेगा ना। सब क्लासिफिकेशन तो जब ही कर पाओगे। तो फायदे बहुत हैं। इसी को PIL के माध्यम से जहां आप रोजाना चिल्लाते हैं ब्राह्मण हमारा खा गया, मनुवादी हमारे खा गए, जैसे शिक्षा का क्षेत्र मैंने अभी बताया, PSU का बताया, वहां PIL लगाइए और कहिए इसको यहाँ पर भी लागू करें। जो इनडायरेक्ट रिजर्वेशन 50% का है, उसमें भी तो एक वर्ग खा रहा है, वहां लगाइए। अपने आप बोलती बंद हो जाएगी इन लोगों की। दूसरी बात, मैंने आपको राज्यसभा में और आपके MLC की बात कही। आखिर को हम लोग कोसते हैं कि मेरे MP MLA आवाज वहां नहीं उठाते, इसका क्या कारण है? मैंने बड़े 3-4 एक्ट का अध्ययन किया और अल्टीमेट अध्ययन करके मैं पहुंचा कि इन लोगों की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? एंटी डिफेक्शन लॉ बीच में आता है। जो आदमी इस समाज का MP इसका समाज का मुद्दा उठाना चाहेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करके बाहर कर दिया जाएगा, सदस्यता चली जाएगी। तो इसके लिए मैंने अभी PIL डाली है, लगाई है, 8 दिन में फाइल हो जाएगी। और ये लगा लो PIL में मैंने मांग करी है। पहली मांग है जितने रिजर्व सीट MP MLA की हैं उन पर रोक लगाई जाए। पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीट को बिलोंग नहीं करती है, ये मैंने इलेक्शन कमीशन से RTI लगा करके डाटा मांग लिया। और ऐसा कोई भी नियम नहीं है किसी रिजर्व सीट पर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। जब नियम नहीं है, हर चीज अल्लाह फूले, तो क्यों वो लड़ते हैं? जब वो उन पर रोक लग जाएगी, मेरे लोग इंडिपेंडेंट, चाहे वो गद्दाफी होगा, जीत करके जाएगा और वहां जाकर के 131 MP अपना नेता चुनेंगे और वो जिसको चाहे समर्थन करे, जिसको चाहे ना करे, तो बहुत बड़ी हो जाएगा। मैं अभी बस खत्म कर रहा हूँ। साथियों, तीसरी बात सेल्फ रेस्पेक्ट की आई है। सेल्फ रेस्पेक्ट का लोग गाना गाते हैं, सोशल मीडिया पे गाते हैं और बहुत सारी पार्टियां भी कहती हैं भाई सोशल। जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है तो एक मोटा सा उदाहरण है। जब आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखते हैं तो सेल्फ रेस्पेक्ट वाले की तो बात नहीं करते। जब तो आपको नौकरी वाला चाहिए, आप सेल्फ रेस्पेक्ट वाला क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट आपको एजुकेशन और रोजगार से मिलेगा और कोई रास्ता नहीं है। कोई पार्टी आपको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं देगी, कोई और आपको नहीं देगा। आपका रोजगार और आपकी शिक्षा केवल आपको सेल्फ रेस्पेक्ट देगी। आप इन सब बातों से दूसरे लोग गुमराह करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे किसी दूसरे नाम पे गुमराह नहीं होने की जरूरत। तीसरी बात मैं कहूंगा, धर्म का बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है। आपका बहुत धर्म के ऊपर कुछ लोग तो सप्ताह में एक बार धर्म पद पढ़ते हैं। धर्म पद पढ़ने से या धर्म का प्रचार पढ़ने से या तीर्थरण कहने से या आपका अष्टमांगी मार्ग कहने से आपका बौद्ध धर्म नहीं आता। बौद्ध धर्म को आप ढंग से पढ़े नहीं है। बौद्ध धर्म की कोई आपसे परिभाषा पूछे तो 2 लाइन में आप नहीं बताओगे। मैं बता देता हूँ। What is Buddhism? Buddhism is a science to examine the truth of a thing of a fact. जुडिशरी क्या करती है? सच्चाई की जड़ में जाती है और उसका रास्ता क्या है? बुद्धिज्म है। बुद्ध क्या करते रहे? अपने जो 6-6.5 साल की यात्रा में क्या किया? जो आपका पीपल के पेड़ के नीचे मेडिटेशन था, वो मेडिटेशन ऐसा नहीं था कि किसी दिव्य शक्ति ने ज्ञान पैदा कर दिया। केवल उसके नीचे स्वयं वो जज बने, स्वयं वो क्वेश्चन करता बने और स्वयं ही जवाबदाता बने और उनको फिर ज्ञान पैदा हो। लास्ट में मैं कहूंगा, मेरे आदमियों को इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब है, या तो आप कोसते हो ब्राह्मण मेरा खा गया, मनुवादी मेरा खा गया। 2 करोड़ ब्राह्मण आप पूरे दुनिया में अच्छी पोस्टों में बैठे हैं, वहां तो आपका नहीं खा रहा है।
वहां इसलिए है वो आपसे आगे सोचते हैं, वो एडवांस बहुत है, तो हमें उनकी तरह एडवांस होना पड़ेगा। लास्ट में कहता हूं रोजगार की इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे लोग जिसका कोर्ट ने जो बात कही है कि जिसका जो एक बार आईएएस बन गया, उसका बेटा भी आईएएस, उसका पोता भी आईएएस या नौकरी में, मैं कह रहा हूं जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें औद्योगिकरण की तरफ जाना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, 2-4 लोगों को रोजगार देना चाहिए। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं, एक रोज मैं यहाँ यूपीएसआईटीसी में गया और मैंने देखा बोर्ड लगा हुआ, उसका भाई जो रीजनल मैनेजर कौन है वो देख के उस पूरी में सत्ता बीएसपी की भी रही। मैं कह रहा हूं कि एक भी शेड्यूल कास्ट का नाम मुझे नजर नहीं आया। मैंने उससे पूछा भाई या रिजर्वेशन है कि नहीं है। ऐसी आपकी लगभग 6000 इंडस्ट्री गाजियाबाद में है, इसी प्रकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में किसने आवाज उठाई है? आरटीआई के माध्यम से, धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से हमें रिजर्वेशन की मांग करनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्लॉट के लिए। लास्ट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। थैंक यू।